हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपका फिजिक्स ले रहा हूँ। हम आज चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। ओके, पहले तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। उसकी सब थियरी, सब इलस्ट्रेशन, सब एक्सरसाइज के सम्स भी फिनिश कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है। और ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। ओके, अगर आज तक आपने अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दो कि जैसे ही हमारा वीडियो नया आए तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ओके, और आप अपने मित्रों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो और उनको भी बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें। ओके, अच्छा, तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। उसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, जिसको हम V से इंडिकेट करते हैं। ओके, एंड कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, जैसे कि फैन में भी कैपेसिटर होता है। वो जब इलेक्ट्रिशियन आए तो बोलना एक डब्बी की माफी कितना होता है। ओके, सिलेंडर टाइप का। तो अलग अलग टाइप के कैपेसिटेंस होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, लेकिन फैन में ऐसा होता है। तो कोई इलेक्ट्रिशियन आए तो उसको बोलना, वो आपको दिखाएगा। ओके, अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड स्प्रिंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। गिव अनदर एग्जांपल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। अनदर एग्जांपल्स, दैट मींस ये दो तो है ही, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्सेस, वो दोनों तो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव यानी, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि उसके लिए शुरुआत की एनर्जी और लास्ट में एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहनी चाहिए। दोनों का सम, शुरुआत की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें से किसमें ट्रांसफर होता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों का सम करे तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अदरवाइज ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। ओके, अच्छा, कैसे लिखना है, चलो ये तो कॉमन डिस्कशन हुई। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क, जब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम वर्क करते हैं, किसके लिए, इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट अ फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, हमारे पास स्प्रिंग हो तो क्या, स्प्रिंग है तो हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, तो बॉडी को हम एक प्लेस से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने वर्क किया, तो वो ही लिखा है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट दिस फोर्सेस। स्प्रिंग फोर्स तो लगता है, स्प्रिंग फोर्स के कारण वो दोनों कंबाइन होते हैं। ओके, दोनों स्प्रिंग के जो एंड है, लेकिन जो एक एंड को हमें खींचना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में। तो उसके अगेंस्ट में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वर्क होगा। ओके, और ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगा। और जैसे मैं वो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दूं तो वो वापिस, तो तुरंत क्या होगा, अभी ये स्टेडी है तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में है, मैं रिमूव कर दूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और टाइम बाय टाइम पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जितने प्रोपोर्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उसी प्रोपोर्शन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और फाइनली वो शुरुआत की स्थिति में आ जाएगा। तो वही लिखा है, देखो पूरा, when an external force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force or gravitational force, the work gets stored as a potential energy in the body. And when external force is removed, जैसे हम उसको रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, when external force is removed, the body moves gaining kinetic energy and losing an equal amount of potential energy. जितनी अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी
उसी प्रोपोर्शन में काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्सेस ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये अपना इंट्रोडक्शन में से ये क्वेश्चन निकाला है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट होता है, लेकिन ये इसमें से देखो इंट्रोडक्शन में से ये क्वेश्चन निकला है। ओके, तो तैयार तो रखना है। अच्छा, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि हम क्यों उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। गिव अनदर एग्जांपल। अनदर मींस ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस और स्प्रिंग फोर्सेस तो उसके एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्सेस के, लेकिन उसके अलावा कौन से है? तो उसके अलावा एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स। ये सब उसके एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है। ओके, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो क्या है? दे डिपेंड, दे मीन्स ऐसे कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज। वो चार्ज के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो फोर्सेस है हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, उसके जो पाथ है उसके ऊपर वो डिपेंड करते नहीं है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? यू से। पोटेंशियल एनर्जी, देखो अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे स्टैंडर्ड 10 में, U इज इक्वल टू mgh, वो ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी उसमें G आता था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर U की फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगी। U की फॉर्मूला Q इंटू वी और K Q1 Q2 अपॉन R। ये दो चार्जेस का सिस्टम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा होगा। सिंगल चार्ज है तो ऐसा होगा। तो पहले तो हम डेफिनेशन लेंगे। तो डेफिनेशन में क्या करना है? वर्क कराना है। किसको? किसके विरुद्ध में? अगेंस्ट में। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग चार्ज Q फ्रॉम एन इनफाइनाइट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि इनफाइनाइट प्लेस पर कोई चार्ज Q है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करके यहां लाना है। तो जो वर्क होगा उसी वैल्यू ऑफ वर्क, तो वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फिर से इनफाइनाइट प्लेस पर क्या है? चार्ज Q है, उसको हमें क्या करवाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में यहां लाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क है वो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से रीड करते हैं, डेफिनेशन इंपोर्टेंट है। द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग, उसको लाना है यहाँ पर, चार्ज Q फ्रॉम एन इनफाइनाइट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसका यूनिट क्या है? जूल। जैसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। उसकी फॉर्मूला क्या है? उसकी फॉर्मूला 2 है। सिंगल चार्ज है तो U इज इक्वल टू QV, और दो चार्ज का सिस्टम है तो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, वो याद रखने हैं। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? जो एनर्जी का है, कोई भी एनर्जी है तो 1 2 -2 हमें पता है। ओके, M1 L2 T -2। और वो कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। U के ऊपर कभी हम वेक्टर ड्रॉ नहीं करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं V। तो V को
तो ऐसे ही जो अगली फॉर्मूला अगली डेफिनेशन थी ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो ही डेफिनेशन है, लेकिन इनफाइनाइट प्लेस पर चार्ज क्यू था, यहाँ पर चार्ज 1 कूलम लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है। देखो टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगली डेफिनेशन में क्या था, टू ब्रिंग के बाद चार्ज क्यू था, यहाँ टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो इसके अगली थियरी में टू ब्रिंग के बाद चार्ज क्यू, इनफाइनाइट प्लेस पर चार्ज क्यू था, उसको लाना था, और यहां पर इसकी डेफिनेशन में टू ब्रिंग के बाद यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इनफाइनाइट प्लेस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, प्लस 1 कूलम चार्ज, उसको हमें लाना है। उसके लिए जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन इनफाइनाइट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, अदरवाइज दूसरा है वोल्ट, तीसरा है न्यूटन मीटर पर कूलम, और चौथा है वेबर पर सेकंड। ये मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट है, आगे आएगा तो वेबर, WB को हम वेबर बोलेंगे, वेबर पर सेकंड। तो एमसीक्यू के लिए तैयार रखना, उसकी फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क पर यूनिट चार्ज, वोल्ट यानी वोल्टेज यानी वर्क पर यूनिट चार्ज, वहां पर Q क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अनदर फॉर्मूला ऑफ V, ये तो है फॉर्मूला, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, हम प्रूव करेंगे ये फॉर्मूला। तो V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, और दूसरी है V इज इक्वल टू ER, ये दो फॉर्मूला है, हम प्रूव करेंगे। ओके, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R एंड V इज इक्वल टू ER। उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 है, यानी 12 31, आगे के दो प्लस पीछे के दो माइनस, और वो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी वोल्टेज के ऊपर हम एरो नहीं करते हैं। ओके, अच्छा, तो ये सब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ओके, अब उसके बाद नई थियरी, ये क्या है, डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैंने बोला था ना अभी हम ये प्रूव करेंगे, देखो ये प्रूव करना है, ये V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, हमें पॉइंट चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल मिलता है V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, वो हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो वो ही लिखा है, डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज, इनफाइनाइट प्लेस पर से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ला रहे हैं। मान लो कि अभी तक यहाँ तक P डैश तक आ चुका है ये, अब वहां से हमें पॉइंट P तक लाना है। P डैश तक का जो डिस्टेंस है उसको R डैश बोल दो, और P तक का डिस्टेंस है उसको R ले लो। हियर टोटल वर्क, हमें टोटल वर्क काउंट करना है, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग Q इज इक्वल टू 1 कूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P अगेंस्ट E इज, यहां पर जो वर्क होगा वो वर्क मैथमेटिकल फॉर्म में, इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे हम लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन P टू इनफाइनाइट। जो छोटा डिस्टेंस है वो पहले लिखा जाएगा, जो बड़ा डिस्टेंस है ऊपर लिमिट लिखा जाएगा उसका, और FE dr डैश, ये फोर्स की फॉर्मूला, ये वर्क की फॉर्मूला है। हम छोटे स्टैंडर्ड में ऐसे पढ़ते थे कि वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो ही है, आगे इंटीग्रेशन लगाया है और ये लिमिट लगाई है, और ये माइनस क्यों है कि ये जो वर्क करवाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, और हमें चार्ज को यहाँ पर इनसाइड लाना है, तो वो अगेंस्ट में है, इसलिए माइनस है। अब हम फोर्स की फॉर्मूला लेते हैं, फोर्स की फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह 1 कूलम, और डिस्टेंस यहां तक का डिस्टेंस ले रहा है, ये लिया तो R डैश, R मत लेना, R डैश, और यहाँ dr डैश, देखो ये ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, KQ, तो आइए जो KQ है उसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R डैश का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन याद रखना है,
1/r डैश का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r डैश। ये इंटीग्रेशन मैथ्स वाले को तो पता है ये, ओके। आपको याद रखना है 1/r डैश स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r डैश। और जब इंटीग्रेशन का आप फॉर्मूला लेते हो तो ये इंटीग्रेशन की जो साइंस है ये और dr डैश वो निकल जाएगी, और ये जो लिमिट है इनफाइनाइट और r वो यहाँ ऊपर नीचे आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब देखो मैं क्या करता हूं, ये माइनस और बाहर का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन निकल गई, तो के क्यू वैसा का वैसा। अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट यहाँ इस आर डैश की जगह अपर लिमिट रखूंगा, माइनस आर डैश की जगह में लोअर लिमिट रखूंगा। तो पहले मैं अपर लिमिट रखता हूं 1/r माइनस, अब लोअर लिमिट रखता हूं 1/इनफाइनाइट। अब आपको पता होना चाहिए 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, और ये जो वर्क है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो हम उसकी जगह v रख देते हैं, तो आ गई फॉर्मूला, देखो के क्यू, ये 0 हो गया तो के क्यू अपन में आर, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपन आर आ गई। तो अच्छी तरह से ये थियरी आपको तैयार करनी है, ओके। चलो उसके बाद वाली थियरी लेते हैं, डिराइव पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल डिराइव करना है, यानी कई सारे चार्ज होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4 4 चार्जेस ले लिया, और विथ रिस्पेक्टिव P उसके जो डिस्टेंसेस है उसको हमने R1P 1 से P तक का डिस्टेंस, सेकंड चार्ज से यानी 2 से P तक का डिस्टेंस तो R2P, 3 से P तक का डिस्टेंस R3P, 4 से P तक का डिस्टेंस R4P। अब टोटल पोटेंशियल हमें तो वो चारों के लिए, चारों से यहाँ P पर कितना पोटेंशियल मिलता है, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू अ 4 चार्जेस एट अ पॉइंट P। तो P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल, तो 1 के कारण V1, Q2 के कारण V2, Q3 के कारण V3 और Q4 के कारण V4 क्रिएट होगा। तो Vp वैसा का वैसा। अब V की फॉर्मूला हमने आगे डिराइव कर दी है, के क्यू अपन आर, देखो अभी अभी डिराइव की ना, V इज इक्वल टू के क्यू अपन आर, तो वैसे ही लिखना है V1 यानी के Q1 अपन आर, R1P। दूसरे में क्या लिखेंगे, के Q2 अपन आर 2P। तीसरे में क्या लिखेंगे, V3 की जगह के Q3 अपन आर 3P। और चौथे में क्या लिखेंगे, के Q4 अपॉन R4P। सब में के कॉमन है, के कॉमन निकल जाएगा तो बाकी क्या बचा, Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P प्लस Q3 अपॉन R3P प्लस Q4 अपॉन R4P। इन शॉर्ट ऐसे तो कई सारे हो सकते हैं, हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, के तो वैसा का वैसा, ये सब समेशन है, एडिशन है, तो हम एल्जिब्रिक सम ये सिग्मा लिख सकते हैं। i इज इक्वल टू 1 to 4 तक है तो i इज इक्वल टू 1 to 4, अगर n तक है तो i इज इक्वल टू 1 to n। ऊपर qi जो नंबर चेंज होते हैं उसको हम i से इंडिकेट करते हैं, नीचे rip आई क्यू, जहां पर नंबर चेंज होते हैं वहां पर आई, उसके बाद पी तो हर एक में सेम है। तो ये हमारी उसकी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल हो गया, ओके। अच्छा उसके बाद वाली थियरी लेते हैं हम, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बिग बॉस है, पूरे चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली थियरी है। हमें लिखना है तो हम लिख देते हैं मोस्ट 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 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो IMP वेरी मोस्ट IMP, ओके, ये आपको तैयार रखनी है। अच्छा यहां पर क्या है, क्या डिराइव करना है, डिराइव पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल विथ केसेस एंड इंपोर्टेंट 2 फीचर्स। अगर आपको इंपोर्टेंट 2 फीचर्स नहीं पूछे हैं तो नहीं लिखना है, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। तो पहले तो हम पोटेंशियल डिराइव करना है, हमें पोटेंशियल डिराइव करना है ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ पर एक डाइपोल है -q प्लस q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। यहाँ पर अब देखो, यहां से यहाँ कोई पॉइंट P है, वहां पर ये डाइपोल के कारण हमें कितना पोटेंशियल मिलता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो प्लस q के कारण भी यहाँ पोटेंशियल मिलेगा, माइनस q के कारण भी यहाँ पोटेंशियल मिलेगा।
तो प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस को हम आर प्लस बोलेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये आर प्लस, और ये नेगेटिव है तो आर माइनस से इंडिकेट करेंगे। और बीच ये जो सेंटर है डाइपोल का, वहां से मैंने डिस्टेंस लिया, उसको मैं आर बोलता हूं। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ओके, तो ये तीनों डिस्टेंस यहां से इक्वल हो जाएंगे, इतना डिफरेंस है। तो ये जो पहली लाइन थी उससे ये इतनी बड़ी है, और ये जो तीसरी लाइन है वो पहली लाइन से इतनी बड़ी है। तो कितना डिफरेंस है, फर्स्ट और थर्ड लाइन में कितना डिफरेंस है, तो इतना। इतना यानी क्या है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। बड़ा आर माइनस है और छोटा आर प्लस है, तो आर माइनस माइनस आर प्लस, इतना डिस्टेंस हुआ ये। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम फिगर में ये ट्राइंगल है, उसमें हम कॉस थीटा लेते हैं। 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या है। कॉस थीटा की फॉर्मूला बोलो बोलो, याद है ना। तो ये फॉर्मूला आपको पहले तो याद रखनी है। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर थीटा लिया है, एडजेसेंट यानी ये, और हाइपोटेनियस राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस है। तो ये एडजेसेंट यानी आर माइनस माइनस आर प्लस, हाइपोटेनियस यानी 2a। 2a को इस तरफ ले जाओ तो आर माइनस माइनस आर प्लस की वैल्यू मिली 2a cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 दे दो, जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, अब ऑलमोस्ट देखो इतना डिस्टेंस के कंपेयर में ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो ये बहुत छोटा डिस्टेंसेस है, डिफरेंस है लेकिन छोटे हैं। तो हम ऑलमोस्ट तीनों इक्वल है ऐसा हम मान लेंगे। तो यहाँ पर आर नियर इक्वल टू आर प्लस, नियर इक्वल टू आर माइनस, ऐसा हमने ले लिया, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब देखो हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो पी पर पोटेंशियल हमें प्लस क्यू के कारण भी मिलेगा, माइनस क्यू के कारण भी मिलेगा। तो प्लस क्यू के कारण हम कैसे लिखते हैं, प्लस यहाँ पर के क्यू अपॉन आर, प्लस क्यू है तो आर प्लस, यहाँ माइनस क्यू है तो आर माइनस। अब दोनों में से ये माइनस, अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों में से हमें के क्यू क्या निकाल देना है, कॉमन निकाल देना है। देखो बीच में माइनस नहीं है, बीच में क्या है, बीच में प्लस है, यहां पर प्लस है, ये माइनस बाहर आएगा, के क्यू कॉमन निकल गया 1 अपॉन आर प्लस, ये माइनस बाहर आ गया 1 अपॉन आर माइनस। अब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे। अब देखो यहाँ पर आर माइनस की जगह भी मैं आर लिख एक मिनट, ये जो है आर माइनस माइनस आर प्लस की वैल्यू यहां से लेनी है, ये ऊपर वैल्यू यहां से रखनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2a cos थीटा लिखेंगे, और आर प्लस और आर माइनस की जगह हम आर लिखेंगे, आर इंटू आर स्क्वायर, यहाँ 2a cos थीटा, नीचे आर इंटू आर। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसकी जगह ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जगह हमें ये लिखना है 2a cos थीटा, और नीचे इसकी जगह आर और इसकी जगह आर, आर इंटू आर स्क्वायर। देखो पीछे लिखा है मैंने, देखो हुआ कि नहीं। अब देखो हमें 2a के साथ क्यू ले लेना है, और सब वैसा का वैसा है। ऐसा क्यों किया, 2a के साथ क्यू ऐसा क्यों लिखा, 2a क्यू यानी p है डाइपोल मोमेंट, तो उसकी जगह सर ने p लिख दिया, बाकी सब वैसा का वैसा। अब सर ने क्या किया, देखो k के नीचे आर स्क्वायर ले लिया, अब p cos थीटा है, r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, लिखा है देखो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r। अब ये जो पी आर cos थीटा है उसकी जगह हम वेक्टर p डॉट वेक्टर r लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो cos थीटा आता है, तो cos थीटा निकलेगा, तो दोनों की बीच में दोनों वेक्टर हो जाएंगे और बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब देखो अब सर ने क्या किया है कि ये बाहर निकाल दिया साइड में, k अपॉन आर स्क्वायर से साथ p वेक्टर p ले लिया, और ये जो वेक्टर r अपॉन r ले लिया ये, और इसकी जगह वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, तो इसकी जगह हम r कैरेट लिख सकते हैं। तो k वेक्टर p अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट, ये हमारी फॉर्मूला हो गई। अब देखो सर ने यहाँ पर इक्वेशन दिया है नंबर 3, वो यहाँ पर क्यों लिया है, तो यहाँ पर 3 केस लेने हैं। पहला केस क्या है
कि इक्वेशन 3 में एक बार थीटा की वैल्यू 0 रखो तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, नहीं लिखोगे चलेगा तो केपी अपॉन आर स्क्वायर, वो पॉजिटिव आई। अगर थीटा की वैल्यू पाई ले, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई लो, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस केपी अपॉन आर स्क्वायर होगा। देखो अगर थीटा की वैल्यू π/2, मैं π/2 लू तो cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 के साथ कुछ भी हो तो आंसर आएगा 0। तो हो गया ये। तो ये मेरी तरफ से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम माय साइड। इट मस्ट बी, इट शुड बी इन अ बोर्ड एग्जाम। ओके, तो एग्जाम के लिए आपको ये तैयार रखना है। और दो इंपॉर्टेंट उसके जो पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करने हैं। देखो इंपॉर्टेंट 2 फीचर्स तो कौन कौन से हैं, वी किसके कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस आर और थीटा दोनों पर डिपेंड करता है। और दूसरा, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल विल बी डिक्रीज्ड, पोटेंशियल डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू 1/r² एट अ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस पर अकॉर्डिंग टू 1/r² पोटेंशियल बहुत सारा क्या होगा, सडनली डिक्रीज होगा। ये एमसीक्यू के लिए है सेल के बारे में। सेल, कोई सेल है स्फीयरिकल सेल, उसके बाहर पोटेंशियल क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा। तो बाहर के लिए तो देखो यहां पर बाहर के लिए ये है स्मॉल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर, अंदर के लिए ये है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब देखो दोनों में ये जो स्मॉल आर है ये गॉसियन सरफेस की है और जो आर है रेडियस वो सेल की है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, स्मॉल आर, तो फॉर्मूला में नीचे स्मॉल आर आएगा। यहाँ पर बड़ा कौन है, कैपिटल आर, तो नीचे क्या आएगा, कैपिटल आर। तो फॉर्मूला तो इसकी जगह हम के लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर, यहाँ भी के क्यू अपॉन आर, लेकिन कौन सा आर लेना है, आउटसाइड में गॉसियन सरफेस वाला आर लेना है और इन साइड के लिए हमें जो रेडियस ऑफ सेल है कैपिटल आर लेना है। ओके, वो एमसीक्यू के लिए है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद वाली थियरी लेते हैं, एक्सप्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल नेम में ही आता है, इक्विपोटेंशियल यानी इक्वल पोटेंशियल। जिस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल होते हैं उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो यहां पर पहले तो डेफिनेशन, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस, वो ऐसी सरफेस है विथ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। वो ऐसी सरफेस है कि जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, एक हर एक का मूल्य एक समान रहता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसके पोटेंशियल कैसे होंगे, उसको हमें फ्रेम करना है तो कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज, किसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयरिकल सरफेसेस। जो कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे, स्फीयरिकल सरफेस होंगे ऐसे। ओके, कॉन्सेंट्रिक स्फीयरिकल सरफेस होंगे, सेंटर्ड एट अ चार्ज, सेंटर में क्या हो जाए, चार्ज क्यू, देखो मैंने दिखाया है। ओके, और देखो कि चार्ज के नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ओके, वीक होगा। तो जहां पर स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर वो एक दूसरे के नजदीक है, और जैसे जैसे वो वीक होता जाएगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, तो वहां पर देखो डिस्टेंसेस भी बढ़ते हैं। ओके, तो वो भी पॉइंट हमें लिखना है। देखो उसके बाद हमने ये पॉइंट कहाँ लिखा है, यहाँ देखो, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म यानी सभी जगह पर एक समान नहीं है। हमने क्या देखा, जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस है वो क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ साथ में होते हैं। और जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस आर फार अवे टू ईच अदर, तो वहां पर वो अलग अलग डिस्टेंस
बड़े बड़े डिस्टेंस पर होंगे। अच्छा, ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्वल डिस्टेंस, आर एट इक्वल डिस्टेंस। अगर देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये यहां पर होना चाहिए, यहां तक होना चाहिए। ये जो है ये जो है वो इन यहां तक, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर एट इक्वल डिस्टेंस। देखो यहां डिस्टेंस इक्वल इक्वल है। ओके, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है और यहां से बाहर निकलती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये सब क्या है, ये जो प्लेट्स लाइक है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं, देखो ये पॉइंट भी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके पर वर्क जीरो होता है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं चक्कर लगा के फिर से वहीं की वहीं जगह पर आ जाऊं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क क्या होगा, वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं घूम के वहीं का वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क काउंट नहीं होगा। ओके, वर्क किया है लेकिन वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो वैसे ही अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पर वर्क क्या होगा, जीरो। क्योंकि वर्क कहां पर होता है, जहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पर तो हर एक जगह पर पोटेंशियल सेम होते हैं। तो वही देखो, द वर्क डन ऑफ अ चार्ज ऑन अ पोटेंशियल सरफेस टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विल बी जीरो। अगर कोई चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है तो वर्क कितना होगा, तो वो वर्क जीरो होगा। कैसे, तो हमने प्रूव करके दिखाया है। अगर इसको वेरीफाई करने को बोले, डिराइव करने को बोले, इसको प्रूव करके ये स्टेटमेंट दे कि इसको प्रूव करो, तो 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर वर्क ए बी, क्यों ए बी लिखा है, अगर कोई चार्ज ए पर है उसको बी तक ले जाना है तो उसके लिए दोनों जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों जगह का जो पोटेंशियल होता है उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ए बी है तो फाइनल माइनस इनिशियल, पहला बी का लेना पड़ेगा माइनस ए का लेना पड़ेगा पोटेंशियल, इंटू क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। ये फॉर्मूला है। आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम पढ़ चुके हैं, यू इज इक्वल टू वी क्यू। तो एनर्जी बोल तो वर्क भी एनर्जी, दोनों के यूनिट तो जूल ही है, तो ऐसे हम ले सकते हैं। अब देखो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों पोटेंशियल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दोनों पोटेंशियल कैसे होंगे, इक्वल। और इक्वल है तो उसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर जीरो रख दो, क्यू वैसा क्या वैसा, जीरो इंटू क्यू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर वर्क जीरो हो गया। उसके बाद वही थियरी चल रही है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो आगे थियरी तो वही चल रही है। हाँ, एक्सप्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है जो हमने कर लिया, ये तीसरा पेज भी हमने कर दिया। अब ये चौथा पेज कंटिन्यू थियरी, उसके बाद भी है ये पांचवा। टोटल 5 पेज की ये थियरी है, 3 मार्क्स में आ सकती है, आपको तैयार रखनी है। देखो अब ये, the electric field at every point is normal to the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है। और वो प्रूव करके दिखाना बोले तो वो ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है अलग से। तो इसको हम कैसे, तो देखो एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया, ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया। और यहाँ पर हर एक पॉइंट देखो, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है तो यहाँ पर देखो सब जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड। ओके, रेडियली आउटसाइड। तो यहाँ पर देखो मैंने एक में दिखाया है कि ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। हर एक में ऐसा होगा, हर एक में करने की जरूरत नहीं है, किसी एक में दिखा दो तो चलेगा। तो वो प्रूव करना है तो पहले हमें ये लेना है, वी नो दैट W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर F डॉट वेक्टर F
डॉट निकाल देंगे तो कॉस थीटा आएगा। अब देखो, और W आगे हमने पढ़ा, वर्क इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क कितना होगा, 0, तो वो हमने यहाँ यूज किया। FR यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 0 के अपन में FR 0 हो जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा। अब 0 की वैल्यू कॉस में क्या होगी, कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो 0 की जगह कॉस 90, कॉस थीटा वैसा का वैसा। तो दोनों तरफ कॉस तो सेम है तो 90 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 नॉर्मल हो गया है ना। तो 2 मार्क्स में अलग से भी वो लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसिस फॉर अ डाइपोल, अगर कोई डाइपोल है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे कैसे होंगे। अदरवाइज डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या हुआ है, वो अनलाइक चार्जेस हुए। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसिस फॉर अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसिस ड्रॉ करने को बोले तो ऐसे होंगे। और इक्विपोटेंशियल सरफेसिस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, अगर दोनों अदरवाइज दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो अगर अनलाइक चार्जेस है तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, लाइक चार्जेस है आइडेंटिकल यानी सेम टाइप के है, डिफरेंट है एक माइनस एक प्लस तो ऐसे, और एक और आपको अगर दोनों सेम है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये दो के लिए भी 2 मार्क्स में आ सकते हैं, आपको ये ड्रॉ करना है। और सर ने ड्रॉ कैसे किया देखो, जो सेंटर के पास वाले हिस्से में ज्यादा लिए है मैंने, और क्यों, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, तो वहां पर जगह ज्यादा रखना, बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रखना है, देखो दोनों में। ओके तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर दोनों सेम है तो सेम में दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ दोनों को टच नहीं करवाना है, यहाँ पर दोनों को क्या करवाना है, टच करवाना है। ओके तो अगर दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हम टच करवाएंगे। और दोनों डिफरेंट है तो देखो सिंपल, डिफरेंट है तो डिफरेंट रहना चाहिए, सेम है तो टच हो जाना चाहिए। ओके तो यहां तक ये थियरी है। कितने पेज हुए देखो, ये फिर से मैं दिखाता हूं, ये सब एक ही थियरी में है। यहाँ पर थियरी, यहाँ एक्सप्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, और ये पांचवा पेज। देखो मैंने बहुत अलग बहुत बड़े बड़े हैंड राइटिंग में लिखे हैं, फिगर बड़ी बड़ी ली है, तो इसलिए आपको इतनी लंबी है, लेकिन इतनी सारी 5 पेज आपके नहीं होंगे। ओके तो लेकिन ये इंपोर्टेंट वन है, ये भी थियरी आपको तैयार रखनी है। उसके बाद देखते हैं, देखो क्या है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वी यानी पोटेंशियल, दोनों के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप डेवलप करना है। ये वाली फॉर्मूला डिराइव करनी है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, डेल डेल बोल सकते हैं हम, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एल, डेल, ओके डील नहीं डेल, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एल, वो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है, नीचे एक ड्रॉ किया है, इसके ऊपर एक दूसरा लिया है। ओके ओवरलैपिंग एक के ऊपर एक है, हाँ ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे के साथ टच में नहीं है। देखो ये सरफेस ए है, सरफेस का नेम ए है, ये सरफेस बी है, सरफेस बी पर कोई पॉइंट पी है, और ये सरफेस और ये पहला वाला सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल एल है। ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। ओके ये जो पहला वाला पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका वोल्टेज मैंने V लिया है, और जो B सरफेस का है उसको V प्लस डेल वी लिया है। ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसिस है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर P पॉइंट पर से चार्ज को A पॉइंट पर, ये यहाँ पर कोई चार्ज है प्लेन, यहाँ सरफेस B पर, उसको हमें सरफेस A पर लाना है, B पर से A पर लाना है, उसके लिए वर्क करवाना है। द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम सरफेस बी टू सरफेस ए, सरफेस बी से सरफेस ए तक यानी पी पॉइंट से यहां तक हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, उसके लिए वर्क करना है। तो वर्क की फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर डेल एल, ये फोर्स की फॉर्मूला क्या है ई क्यू, लेकिन क्यू क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सर ने लिखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो 1 कूलम, ओके प्लस 1, 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो ई डेल एल, उसको इक्वेशन 1 दे दो। अब ये जो वर्क है वो इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर ये वर्क होगा, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। देखो यहां लिखा है मैंने इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया, दोनों इक्वेशन वर्क के हैं। इक्वेशन 1 है वो भी वर्क का है, इक्वेशन 2 है वो भी वर्क का है, तो दोनों वर्क की वैल्यू कंपेयर करो, ई डेल एल इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब फिगर में से वी ए और वी बी की वैल्यू रखनी है, वी ए यानी वी, वी बी यानी वी प्लस डेल वी, तो ये वैल्यू रखो, वी ए की जगह वी बी की जगह वी प्लस डेल वी, बीच में माइनस है, अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगी, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया, तो प्लस वी माइनस वी कैंसिल हो गया, तो यहाँ राइट साइड में क्या बचा माइनस डेल वी और डेल एल नीचे आ जाएगा, तो आ गया हमारा रिलेशनशिप। तो हम क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो पर पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ओके, अब देखो ये हमने रिलेशनशिप तो ला दिया, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विथ टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब इसके बारे में टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखना है, अगर ऐसे पूछते हैं तो ही लिखना है, नहीं पूछा है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स तो क्या है, तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस फास्टेस्ट, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल बहुत झड़प से बहुत स्पीडीली डाउन होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस फास्टेस्ट, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल बहुत फास्टली डाउन होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और दूसरा जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव की इसके ऊपर से है, देखो इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई इज गिवन बाय द चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। देखो ये डेल वी यानी चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, अपन में है तो पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। वही ये मैथमेटिकल फॉर्म है जो हमने रिलेशन प्रूव किया, उसी को हमें वर्ड में लिखना है। और दूसरा एक साथ साथ में एंड इट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर नॉर्मल होता है, वो तो हमने प्रूव किया आगे 90 वाला थीटा इक्वल टू 90 प्रूव किया ना, यहाँ पर देखो आगे हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर देखो थीटा हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है नॉर्मल होता है। ओके, तो ये सब थियरी आपको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट तैयार करनी है, तो इतना आज आपको अच्छी तरह से, अगर फिर से वीडियो देखना जैसा लगे तो फिर से देखो, 2 बार 3 बार देखो, और हर एक कहां पर कैसे लिखना है ऐसे ही एग्जाम में लिखना है प्रॉपरली। ओके, तो आज तक इतना हम यहाँ पर रखते हैं, इसके बाद वाली थियरी से हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। ओके, तो चलो अच्छा, टाटा बाय, सी यू।